मीन और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। ये एक रेडियो एक्टिव सैंपल है। टी इक्वल टू 0 पे मैंने क्या देखा, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, एन नॉट। ये कौन से वाले एटम्स हैं जिनका डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है। अब ये जो एन नॉट एटम्स हैं इनकी एवरेज लाइफ क्या होगी। इनमें से कोई एटम तो ऐसे होंगे जिनका तुरंत अभी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा कुछ सेकंड बाद में, और कुछ ऐसे होंगे जिनका करोड़ों साल बाद में होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरे तरीके से इसको डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगेगा, भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो फिर एवरेज टाइम कितना हुआ। जैसे एक गांव के अंदर मान लो 1000 लोग रहते हैं, तो उनकी एवरेज लाइफ कैसे निकालोगे। अब उनमें से कोई तो भाई 10 साल जीता है, कोई 50 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, भी एज सबकी अलग अलग होती है गांव में। तो एवरेज निकाल लो, उसका एज है उसको ऐड कर लो और जितने लोग थे उनसे डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे कि इस गांव के लोगों की एवरेज लाइफ कितनी है, भी ये 50 साल आ रही है। इसका मतलब ये थोड़ी हर आदमी 50 साल ही जिएगा, उसमें कोई 50 से कम और कोई 50 से ज़्यादा। तो एवरेज कितना आ गया, 50 आ गया। आगे बात समझ में। उसी तरीके से इस गांव के अंदर एन नॉट एटम्स हैं। इस सैंपल के अंदर कितने एटम्स हैं, एन नॉट एटम्स है जिनका डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है। कोई तो अभी डिसइंटीग्रेट होगा, कोई करोड़ों साल बाद में होगा। तो एवरेज कितना टाइम बीतेगा, तो एवरेज टाइम क्या हो गया फिर इसका, तो इसको आप बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। देखो अभी मैंने देखा तो टी इक्वल टू 0 पे जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो एन नॉट है। फिर मैंने टी टाइम पास होने दिया, टी टाइम बाद में मैंने चेक किया, मान लो 5 घंटे बाद में चेक किया। 5 घंटे बाद में मैं सेम सैंपल को देख रहा हूँ, है ना। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो बचे हैं वो कितने हो गए, एन हो गए। आफ्टर टाइम टी इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो बचे हैं, कुछ का तो डिसइंटीग्रेशन हो चुका है उनकी बात छोड़ दो, लेकिन जो बचे हैं अभी वो कितने हैं, एन है। ठीक है, एन अभी भी मौजूद है इसके अंदर। फिर मैंने थोड़ा सा टाइम और पास होने दिया, कितना सा, सिर्फ dt टाइम, कुछ सेकंड। और इस dt टाइम में मैंने देखा कि dn एटम्स का डिसइंटीग्रेशन हो गया। 2 4 5 ऐसे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट और हो गए। तो अगर मैं आपको पूछूं, अब स्पेशली मेरी बात पे ध्यान देना, ये जो dn एटम्स हैं इनकी एज कितनी है, dn एटम्स की एज कितनी है। तो एज कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जब हमने सैंपल लिया तब हमने ये माना कि इस टाइम पे जो नंबर ऑफ एटम्स है एन नॉट थे, तो इनकी एज यहां से काउंट होनी स्टार्ट होगी। जिस टाइम पे आपने सैंपल को देखा है तभी से उसकी एज काउंट होना स्टार्ट होगी। ठीक है ना। तो आपने जब सैंपल लिया था टी इक्वल टू 0 से इसकी एज काउंट करना स्टार्ट कर दिया। ये टी इक्वल टू 0 पे टाइम आपने स्टार्ट किया, उस टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट थे, टी टाइम बाद में एन रह गए, और कुछ मिली सेकेंड बाद में कितने एटम्स का डिसइंटीग्रेशन हो गया, डीएन एटम्स का। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो डीएन एटम्स थे ये टी टाइम के लिए तो जिंदा ही थे, इनका तो डिसइंटीग्रेशन अभी हुआ है, जस्ट अभी। डीएन मतलब नंबर ऑफ एटम्स, जो स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स है 5 मान लो, तो जो 5 एटम्स थे जिनका डिसइंटीग्रेशन अभी जस्ट हुआ है वो टी टाइम के लिए तो जिंदा ही थे। हर एक की लाइफ कितनी है, टी टाइम टी टाइम टी टाइम, तो पांचों की मिला के कितनी होगी, 5 इंटू टी, यानी कि डीएन इंटू टी। टी वो टाइम है जो अभी बीता था, और डीएन वो एटम्स है जिनका जस्ट अभी डिसइंटीग्रेशन हुआ है। तो डीएन एटम जिनका अभी जस्ट डिसइंटीग्रेशन हुआ है वो टी टाइम के लिए तो जिंदा ही थे। तो हम क्या बोलेंगे कि इन डीएन एटम्स की जो टोटल एज होगी, टोटल एज ऑफ, ये एक डीएन एटम मतलब एक एटम की बात नहीं हो रही, अब ये टोटल एज ऑफ डीएन एटम्स की बात कर रहे हैं, कितनी होगी बताओ। तो एक एटम की जो एज है वो टी टाइम है, तो डीएन एटम्स की कितनी होगी, टी इंटू डीएन। ये चीज समझ में आई क्या, ठीक है ना। शुरुआत में एन नोट एटम्स थे, टी टाइम बाद में एन रह गए, थोड़े से टाइम बाद में dt टाइम बाद में डीएन एटम्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ। हमने बोला कि ये डीएन एटम्स अभी डिसइंटीग्रेट हुए हैं, मतलब अभी ये दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हुए हैं, इसका मतलब ये टी टाइम तक तो लाइव थे, जिंदा थे ये। इसका मतलब इनकी एज कितनी होगी, तो डीएन एटम्स में जितने भी एटम्स हैं हर एक की एज टी टाइम होगी, तो टोटल मिला के कितनी होगी, टी इंटू डीएन, ऐसे निकाल लिया अपन। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि शुरुआत में अगर देखा जाए तो इसमें एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स थे, इनकी टोटल एज निकाल लो। तो टोटल एज निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल एज इस बार किसकी निकालनी है, एन नॉट एटम्स की। तो क्या करेंगे, अगर डीएन एटम्स की एज इतनी है तो एन नॉट एटम्स की एज कितनी होगी, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, टी डीएन का इंटीग्रेशन कर दिया, और लिमिट क्या लगाओगे, 0 से एन नॉट। 0 से एन नॉट की लिमिट क्यों, इस शुरुआत में जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो एन नोट थे, एन नोट के एन नोट एटम्स की आपको सारे के सारे एटम्स की आपको
टोटल एज निकालनी है तो आप इंटीग्रेट करोगे। समझ में आया क्या? ये तो क्या है, सिर्फ डीएन एटम्स की एज आई है। एन नोट एटम्स की एज निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट लगा दो 0 से एन नोट। हमको सिर्फ एन नोट एटम्स की एज निकालनी है, इसलिए 0 से एन नोट की लिमिट के साथ में इंटीग्रेशन होगा। ये स्टेप भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूँ कि एवरेज लाइफ बताओ कि ये जो एन नोट एटम्स थे इनकी एवरेज लाइफ कितनी है, एवरेज लाइफ कैसे निकालोगे बताओ? हाँ, टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो। भाई एक गांव के अंदर 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों की अलग अलग एज आपने टोटल कर ली, एवरेज निकालनी है तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड भी तो करोगे लास्ट में। तो जो नंबर ऑफ एटम्स थे शुरुआत में उनसे डिवाइड कर दो इसको, 0 से एन नोट टी डी एन। यह है समझ में? तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज करके एवरेज लाइफ ऑफ एन नोट एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व करना है। ये कैसा है, समझ में आया क्या? ये तीनों स्टेप समझ में आ गई क्या? पहले ये बताओ, सबको समझ में आया क्या? ईमानदारी से बोलना है, ठीक है? चलो ठीक, सॉल्व करते हैं अब इसको। 1/n0 0 से एन नोट टी, और dn को क्या लिख सकते हो? याद करो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, dn अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस लेमडा n होता है कि नहीं होता है? तो इस dn को आप क्या लिख सकते हो? यहां से लिख सकते हो माइनस लेमडा n dt, ये लिख सकते हो dn की जगह। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला बताया था आपको कि जो n होता है ना, ये नंबर ऑफ एटम जो लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, इनको आप n नॉट के टर्म्स में लिख सकते हो n नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। तो मैं यहाँ पे ये जो n आ रहा है ना, ये भी एक वेरिएबल है क्योंकि टाइम के साथ में ये चेंज होगा, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो, इसको 1/n0 0 से एन नोट टी और माइनस लेमडा एन की जगह मैं लिख दूंगा एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, और डी टी भी आएगा। ये लो, ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा ये जो एन नॉट है, जैसे ये बाहर आएगा, ये जो बाहर 1/n0 लिखा है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 1/n0 तो कैंसिल हो चुका होगा, क्या आएगा बाहर? तो ये माइनस लेमडा बाहर आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो माइनस लेमडा इंटीग्रेशन में 0 से एन नॉट टी, और क्या बचा? ई पावर माइनस लेमडा टी डी टी। लेकिन यहाँ पे आप इंटीग्रेशन तो कर रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में, और आपने लिमिट लगा रखी है नंबर ऑफ एटम्स की 0 से एन नॉट, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब वो चीज़ ध्यान से समझना है। शुरुआत में जब एक भी एटम का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, 0 एटम्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उनकी एज कितनी थी सैंपल की? इनफाइनाइट टाइम थी। भी आपको मैं बोलता कि t इक्वल टू 0 पे बताओ, t इक्वल टू 0 पे देख के बताओ कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसको पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लगेगा? आप क्या बोलते? इनफाइनाइट टाइम लगता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ एटम्स है 0, मतलब जब एक भी एटम का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है उस टाइम पे एज कितनी है, टाइम कितना लगेगा उनको डिसइंटीग्रेट होने में, मतलब वो लगेगा इनफाइनाइट। तो जहां पे 0 लिखा है वहां पे इनफाइनाइट लिखेंगे। मैं लिमिट्स कन्वर्ट कर रहा हूँ टाइम की टर्म्स में। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब एक भी एटम का, देखो ये क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, शुरुआत में 0 नंबर ऑफ एटम्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ और लास्ट में कितना हो गया? एन नोट का सबका डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब एक भी एटम का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है उस टाइम पे देख के बताओ कि इस सैंपल को डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लग जाएगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और जब मैं लास्ट में ये बोल रहा हूँ कि जब एन नोट के एन नोट एटम्स का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, अब बताओ उसको डिसइंटीग्रेट होने में और कितना टाइम लगेगा? 0। वो तो हो गया पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट, तो यहाँ पे क्या लिमिट लगेगी? 0। दोबारा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब एक भी एटम का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे, तो इस सैंपल को पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लग जाएगा? आप बोलोगे इनफाइनाइट टाइम लगेगा। मान लो वो टाइम बीत चुका है और सारे के सारे एटम्स का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, तो अब कितना टाइम और लगेगा उसको डिसइंटीग्रेट होने में? 0। जब सारे के सारे एटम्स एन नोट का डिसइंटीग्रेशन हो चुका होगा तो उसको डिसइंटीग्रेट होने में अब 0 टाइम लगेगा। तो आपने लिमिट को इस तरीके से कन्वर्ट किया कि जहां पे 0 था वहां पे इनफाइनाइट आएगा, एन नोट की जगह 0 आएगा, लेमडा टी डी टी। इस तरीके से इसको लिमिट को चेंज करते हैं हम। और अब क्या करना है, अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं इंटीग्रेशन के आगे जो नेगेटिव सिंबल है उसको अगर मैं इंटीग्रेशन वाले सिंबल से मतलब मल्टीप्लाई कर दूं
ऐसा मान लो ये इस नेगेटिव सिंबल को मैं हटा दूं तो मुझे लिमिट रिवर्स करनी पड़ेगी, जो लिमिट्स है उनको उल्टा करना पड़ेगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से इनफाइनेट टी ई पावर माइनस लेमडा टी डी टी। ये माइनस सिंबल कहाँ चला गया, तो जब मैंने लिमिट्स को उल्टा किया ना तो ये गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। करो इंटीग्रेशन लेमडा, ये देखो अब यहाँ पे टी भी वेरिएबल है और ई पावर माइनस लेमडा टी ये भी वेरिएबल है। और जब दो वेरिएबल होते हैं और दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, आप एक को कांस्टेंट मानते हो पहले, जैसे टी को मैंने एज इट इज रखा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये होगा ई पावर माइनस लेमडा टी अपॉन माइनस लेमडा, लिमिट क्या है 0 से इनफाइनेट, फिर माइनस आएगा, फिर पहले का डिफ्रेंशिएशन होगा, पहला जो फंक्शन है टी है उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन करोगे ई पावर माइनस लेमडा टी अपॉन माइनस लेमडा, फिर जो भी आएगा उसका वापस से इंटीग्रेशन होगा। अरे पता है ना ये चीज, तो ये आएगा लेमडा। ये देखो अब मैं लिमिट्स पुट कर रहा हूँ, अच्छा लिमिट्स पुट करने से पहले ये भी सॉल्व कर देते हैं एक बार। ये आएगा कितना, ये तो एज इट इज लिख देता हूँ, टी ई पावर माइनस लेमडा टी अपॉन माइनस लेमडा 0 से इनफाइनेट माइनस, ये माइनस माइनस प्लस करके लेमडा को तो बाहर ही आप लिख सकते हो। इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा ई पावर माइनस लेमडा टी, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पावर माइनस लेमडा टी अपॉन माइनस लेमडा 0 से इनफाइनेट की लिमिट। ये लो अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, अब ध्यान से समझना इसको कैसे लिमिट पुट करनी है अपन को। ये आ गया माइनस लेमडा, ये तो छोड़ो इसको, तो ये तो कांस्टेंट है, टी की जगह आपको इनफाइनेट पुट करना है। मैंने अपर लिमिट पुट करी तो टी की जगह इनफाइनेट पुट कर दिया, इनफाइनेट मतलब वेरी लार्ज वैल्यू, और ई की पावर क्या आएगा माइनस लेमडा टी, टी मतलब इनफाइनेट, तो ई की पावर माइनस इनफाइनेट, ई की पावर इनफाइनेट का मतलब क्या है, ई की पावर माइनस इनफाइनेट का मतलब है 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनेट, और अगर 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनेट आपको दे रखा है तो वो इनफाइनेट ही आएगा। तो ये कोई टी क्या है, अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो इनफाइनेट है, इनफाइनेट अपॉन इनफाइनेट ये तो भी डिस्क्राइब ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको ये मान के चलो कि टी क्या है वेरी लार्ज टाइम, और जो टी है जब आप उसको डिवाइड करोगे ई पावर टी मतलब इनफाइनेट ही है यहाँ पे वैसे, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ टाइम, और ई पावर माइनस इनफाइनेट बनेगा इनफाइनेट पुट करने से, जो कि 1 अपॉन ई पावर इनफाइनेट बनेगा, और ई पावर इनफाइनेट इनफाइनेट ही होता है, इसलिए जब वेरी लार्ज वैल्यू को आप ई पावर इनफाइनेट यानी कि इनफाइनेट से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, इसको 0 मानेंगे। देखो दोबारा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनेट की लिमिट मैंने पुट करी, ध्यान से समझो एक बार, ये इनफाइनेट क्या चीज़ है, इनफाइनेट वेरी लार्ज वैल्यू, मतलब वो टाइम जो बहुत बड़ा है उसको इनफाइनेट बोल रहे हो। मैंने इसमें लिमिट पुट करी, मैंने टी की जगह इनफाइनेट पुट किया मतलब वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ टाइम, और ई की पावर माइनस लेमडा इंटू इनफाइनेट यानी कि ई पावर माइनस इनफाइनेट बनेगा। ई पावर माइनस इनफाइनेट को 1 अपॉन ई पावर इनफाइनेट लिख सकते हो क्या, वो तो लिख ही सकते हैं। इधर मैं लिख के बताऊँ क्या, कहीं पे जगह ही नहीं छोड़ी मैंने, इधर लिख देता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो जो टाइम है ना वो तो है इनफाइनेट मतलब वेरी लार्ज वैल्यू, इसको ऐसे समझना, और ई पावर माइनस इनफाइनेट बना था इसको मैं ऐसे लिख दूँ इनफाइनेट 1 अपॉन ई पावर इनफाइनेट। ये जो 1 अपॉन ई पावर इनफाइनेट है ये 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ई की पावर इनफाइनेट, ई क्या होता है 2.7 समथिंग होता है, और इसकी पावर इनफाइनेट लगा दिया आपने, तो ये तो इनफाइनेट बन गया ना, इनफाइनेट और डिवाइडेड बाई इनफाइनेट ही आ जाएगा ये। अब ये तो वैसे तो अनएक्सप्लेन्ड फॉर्म होती है, लेकिन ये जो इनफाइनेट टाइम है ये एक वेरी लार्ज टाइम है, हजारों करोड़ों साल, ठीक है, और उसको जब आप ई पावर इनफाइनेट यानी कि ई क्या था यहाँ पे ई 2.7 था, उसका उसकी पावर इनफाइनेट लगाई है, तो ये एक बड़ी वैल्यू आ रही है, और जब आप इस बड़ी वैल्यू से किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे कितना भी बड़ा टाइम हो, जब उसको इनफाइनेट से डिवाइड कर दोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, इसलिए मैं इसको 0 मानूंगा, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसको अनएक्सप्लेन्ड फॉर्म नहीं मानेंगे, इसको ये मानेंगे कि ये लार्ज टाइम है, और क्योंकि लार्ज टाइम को आपने वेरी लार्ज टाइम को आपने इनफाइनेट से डिवाइड कर दिया इसलिए वो 0 बन गया, अदरवाइज तो सोल्व ही नहीं कर पाओगे इसको। आपको सॉल्व करने के लिए एज्यूम करना है कि यहाँ पे जो इनफाइनेट है, ऊपर वाला जो इनफाइनेट है ये तो है वेरी लार्ज टाइम, और नीचे वाला जो इनफाइनेट है वो उससे भी लार्ज है, इसलिए आंसर क्या आएगा ऑलमोस्ट 0, ऑलमोस्ट 0 आ रहा है इसलिए। तो अपर लिमिट पे ये क्या बन गया 0, माइनस करके लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पुट करोगे तो देखो टी की वैल्यू 0 पुट करोगे
ई की पावर माइनस लेमडा इंटू जीरो, यानी कि ई पावर जीरो बनेगा। ई की पावर जीरो 1 बन जाएगा, और जीरो पुट करोगे तो टी की वैल्यू जीरो पुट करी थी अभी, इसलिए ये टी जीरो है तो जीरो इंटू वन, ई की पावर जीरो क्या बनेगा 1, तो जीरो इंटू वन क्या बना 0, तो ये भी जीरो ही आएगा, अपॉन में आएगा माइनस लेमडा, तो ये पूरा ही जीरो बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें लिमिट पुट करते ही ये पूरा आंसर जीरो आता है। प्लस ये, अच्छा ये माइनस ही कर लो अब, तो माइनस 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, ये लिख दोगे। अब मैं ई की पावर, इसमें लिमिट पुट करो तो ई की पावर बनेगा माइनस इनफाइनेट माइनस लोअर लिमिट पे ई की पावर माइनस जीरो, मतलब ई की पावर भाई माइनस जीरो या जीरो हो, ये 1 बनेगा, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 1 अपॉन ई पावर इनफाइनेट मतलब जीरो। तो अपने पास इससे सॉल्व करने पे यहाँ पे जीरो आएगा, ये -1 आएगा, फिर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, तो ये 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर आएगा ब्रैकेट के अंदर, बाहर एक ये लेमडा पहले से है, तो आंसर क्या है सॉल्व करने पे, सिर्फ 1 अपॉन लेमडा। खोदा पहाड़ निकला चूहा, है ना। पूरी कैलकुलेशन का जो सार है वो क्या है, 1 अपॉन लेमडा है। मतलब एवरेज लाइफ जो निकल के आती है ना किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की, वो 1 अपॉन लेमडा के बराबर होती है। आप अगर मैं ये बोलूँ कि भाई किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए एक ऐसी वैल्यू बताओ जो बहुत स्टैंडर्ड होती है, जिससे आप बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, कौन सी वैल्यू है बताओ? वो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। याद है जो हाफ लाइफ टाइम है वो क्या होता है, तो 0.693 अपॉन लेमडा के बराबर होता है। तो लेमडा पता है तो क्या हाफ लाइफ टाइम आ सकता है अपने पास में? बिल्कुल आ सकता है। क्या लेमडा पता है तो टी टाइम बाद में आपको ये भी पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे सैंपल में, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, आ जाएगा उससे भी, ठीक है। और लैम्डा पता हो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि जैसे अभी आपको पता है कि अभी कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिसइंटीग्रेशन की रेट के डायरेक्टली बराबर आ जाएगा, है ना। इस तो लैम्डा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और 1 अपॉन लैम्डा तो डायरेक्टली मीन या एवरेज लाइफ के बराबर होता है। फॉर्मूले सारे छोटे छोटे ही है, कैलकुलेशन इस तरीके से करनी होती है, ये इसमें समझने वाला काम होता है।